एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रोज़ की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबको ही पता है, मैंने जो प्रीवियस क्लासेस दी थी वो जो CHO या NHM के अकॉर्डिंग CHO या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ है उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने इससे पहले क्लासेस दी थी। अब इसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट में आज डील करने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और नॉलेजेबल लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है वियरिंग मास्क, हैंड हाइजीन, वियरिंग ग्लव्स एंड यूज़ ऑफ गाउन। सिंपली वो बोल रहा है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को दूसरे टर्म में हम लोग नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, और ये हमारे हैंड हाइजीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। जो हमारा मास्क है, गाउन है और जो ग्लव्स हैं वो हमारा PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर, या यूनिवर्सल इक्विपमेंट इसको कहते हैं, इसके अंदर काउंट होता है, जो भी जो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। मगर हैंड हाइजीन के थ्रू हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन या फिर किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैंड हाइजीन। और हैंड हाइजीन के क्या स्टेप हैं, कैसे हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं, इसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं कि हैंड हाइजीन क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So question number 2 is, in India, medical termination of pregnancy MTP Act permits abortion week 2 ... of gestation। तो आप लोगों को पता है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर कौन से वीक में हम लोग कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली। तो MTP जो है वो उसके लिए भी कुछ लीगल हमारे पास कुछ शर्तें होती हैं जिससे ये अबॉर्शन हम लोग करवा सकते हैं। तो MTP क्या है, इसकी क्या शर्तें हैं, वो डिटेल्ड क्लासेस कभी कंडक्ट कर दी जाएंगी। तो इंडिया के अंदर अगर जेस्टेशन 20 वीक्स चल रहा है, यानी कोई लेडी है जिसको प्रेगनेंसी का 20 वीक ऑफ जेस्टेशन चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर वो किसी भी रीज़न, जैसे अगर मदर की या फिर बेबी की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उस टाइम पे MTP एक्ट के थ्रू जो अबॉर्शन है उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पूछा जा सकता है MTP का फुल फॉर्म, और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 20 वीक में हम परफॉर्म करने की परमिशन देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बीटा ब्लॉकर। वो कह रहा, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी मेडिकेशन ऐसी है जो बीटा ब्लॉकर नहीं है। तो बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन को समझने के लिए सबसे इजी ट्रिक होता है कि उनके पीछे लॉल लगा होता है। आप लोगों के सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं सब में लॉल LOL वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, रैमिप्रिल को छोड़ करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि रैमिप्रिल क्या है, हमारा बीटा ब्लॉकर नहीं है, ये ACE इनहिबिटर्स है। ठीक है, तो कभी भी याद रखें कि अगर आपको बीटा ब्लॉकर की कोई मेडिकेशन याद रखनी है तो वो क्या है, उन सारे मेडिकेशन के पीछे, जैसे लेब्यूटालॉल है, सबके पीछे क्या लगा रहता है, हमारा लॉल शब्द लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स इंक्लूड एक्सेप्ट। आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स के बारे में पढ़ा होगा या ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वो ये ऑप्शन जो आप लोगों के सामने दिया है, एजेंट, इन्वायरमेंट, हेल्थ और होस्ट, इसमें से कौन सी चीज़ें हमारे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स के अंदर या ट्रायंगल के अंदर नहीं इंक्लूड होती है। तो एजेंट भी हमारे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स में आता है, इन्वायरमेंट भी आता है, हेल्थ भी होस्ट भी आता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो इन एपिडेमियोलॉजिकल में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उसका आंसर है आंसर C मीन्स हेल्थ।
एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स में एजेंट का मतलब होता है कि किस चीज़ से डिजीज़ कंडीशन अकर हो रही है। कॉज, इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में डिजीज़ कंडीशन होगी। होस्ट, किसकी वजह से जो फर्दर डिजीज़ कंडीशन है वो फैल रही है या किस में वो फैल रही है। ठीक है, होस्ट मतलब किस में फैल रही है, एजेंट मतलब किसके द्वारा फैल रही है, इन्वायरमेंट मतलब किस जगह पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उस डिजीज़ कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हेल्थ। जो ये हेल्थ वाला ऑप्शन है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल्स या ट्रेड्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड वाइल केयरिंग फॉर अ चाइल्ड हु इज़ ऑन फोटोथेरेपी एक्सेप्ट। फोटोथेरेपी के टाइम इनमें से कौन सी किस चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कौन सा सेंटेंस ये नीचे दे रखा है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन सा सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ना। तो फोटोथेरेपी क्या होता है, फोटोथेरेपी जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो होता है इन्फेंट शुड बी फुल नेक्ड which eye and genital covered. Second है breast feeding should be continued unless it is contraindicated. थर्ड ऑप्शन है baby should be completely naked. फोर्थ ऑप्शन है frequent monitoring of infant temperature need to be done. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है baby should be completely naked. देखिए, जब हम फोटोथेरेपी देते हैं तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो इसमें मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो हम लोगों को याद रखनी होती है, तीन चीज़ें। फर्स्ट है कि जो बेबी की आइज़ हैं और जेनाइटल जो ट्रैक है वो क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, क्योंकि फोटोथेरेपी में जो रेज है वो आइज़ रेटिनल डिटैचमेंट भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं और जो गोनाड है उसको भी क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। तो हम लोगों को क्या याद रखना है कि बेबी की आइज़ और प्लस में जेनाइटल जो ट्रैक्ट है, जेनाइटल जो पार्ट हैं उसको क्या करना है, पार्ट को कवर करना है। सेकेंड चीज़ याद रखें कि जब भी फोटोथेरेपी चल रही हो तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को सजेस्ट करना है। थर्ड चीज़ याद रखना है कि बेबी के जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको हम लोगों ने क्या किया, फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। मगर इसमें जो एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी, बेबी शुड बी कम्प्लीटली नेक्ड, तो ये कभी भी ना करें। जब भी फोटोथेरेपी प्रोवाइड करें बेबी को तो बेबी को कम्प्लीटली हम लोगों ने नेक्ड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन टू द न्यू बॉर्न बेबी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। न्यू बॉर्न बेबी जिस बच्चे का नया नया जन्म हुआ है उसमें ऐसी कौन सी इन ऑप्शन में से ऐसे कौन सी मेडिकेशन है जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन, एड्रेनालिन, डेक्सट्रोज और विटामिन के। तो जो विटामिन के है वो वाली मेडिकेशन हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, ताकि बेबी में ब्लीडिंग की कंडीशन अराइज ना हो। तो जो ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने चार, इसमें से ऑप्शन डी यानी विटामिन के ये आंसर ट्रू है कि न्यूबॉर्न बेबी को ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोलिंग एक्लैम्प्टिक फिट्स। ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकानेट एंड ऑल। तो जो एक्लेम्शिया में जो फिट्स आते हैं विमेन को, प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ये फॉलोइंग आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी मेडिकेशन ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। आप लोगों को एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया में अंतर पता होगा। जो प्री एक्लेम्शिया है उसमें हमारे मेनली 3 सिम्टम्स शो होते हैं। फर्स्ट हाइपरटेंशन, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड प्रोटीन यूरिया, यानी कि जो यूरिया है उसमें प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में दिखने लगेगा हम लोगों को या एक्सक्रीट होने लगेगा। और थर्ड चीज़ है इसमें कि एडिमा की कंडीशन वीमेन में शो होगी। मगर जो एक्लेम्शिया है उसमें ये तीनों तो फीचर्स रहेंगे
रहेंगे प्लस में इसमें क्या आ जाएगा, मदर को कन्वर्जन यानी कि फिट्स भी आने लगेंगे। तो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में सिर्फ यही मेन डिफरेंस है। और एक्लेम्शिया फिट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग मेडिकेशन देते हैं वो है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। यानी कि इन जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो क्या है, किसको हम लोग फर्स्ट रेफरल यूनिट में इंक्लूड करेंगे। तो CHC इसका करेक्ट आंसर है। और जो ये क्वेश्चन है ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिया गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, तो वह है हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम है हर्षवर्धन सिंह। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन पूछा जाता है। CHO अगर आपने डाला है उसमें भी पूछा जाएगा, अगर आप स्टाफ नर्सिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आपको लेटेस्ट अपडेट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री 2021 ओलंपिक इज़ हैपनिंग। यानी कि 2021 के जो ओलंपिक है वो कौन सी कंट्री में हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, टोक्यो में। अभी आप सब लोगों को पता होगा कि जो जापान है, जापान के टोक्यो शहर में जो हमारा 2021 ओलंपिक है वो ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब सेंटर इज़ मेन टू बी देयर फॉर एवरी पॉपुलेशन इन हिली एरिया। सिंपल क्वेश्चन है कि हिली एरिया में जो सब सेंटर है वो कितने पॉपुलेशन को कवर करता है। तो सबको पता है, इसका बहुत सरल सा आंसर है, 3000 पॉपुलेशन को कवर करता है हमारा सब सेंटर हिली एरियाज़ में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज़ अ वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिजीज़। हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक वॉलंटरी एजेंसी है जो किस डिजीज़ से रिलेट करती है, किस डिजीज़ से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग से संबंधित ये हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो है वॉलंटरी एजेंसी है वो वर्क करती है। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1929 में स्टार्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें आप लोग कि वॉलंटरी एजेंसी है हमारा हिंद कुष्ठ निवारण संघ, और जो मेनली किस डिजीज़ कंडीशन पे वर्क करता है अपना, लेप्रोसी। और जो ये इस्टेब्लिश हुआ था वो 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इंक्लूड। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिए हैं, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन A, B एंड C, ये तीनों ही क्या है हमारे करेक्ट हैं, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि स्मोकिंग भी, हाइपरटेंशन भी और सीरम कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज़ अबाउट। यानी जो एडल्ट हैं उनमें रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है। तो ऑप्शन है 5 पर मिनट, 10 ब्रीथ पर मिनट, 17 ब्रीथ पर मिनट और 27 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 ब्रीथ पर मिनट। 17 to 22 या 20 जो ब्रीथ है रेस्पिरेटरी रेट वो करेक्ट मानी जाती है एडल्ट में।
तो ये याद रखें कि नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेटरी रेट आप बोलते हो वो कितनी होनी चाहिए, 17 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर वैल्यूबल सपोर्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक्स वंस अगेन।